जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का जो मॉडल पेपर है वो गवर्नमेंट दे चुकी है 2024 के लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग का मैथ्स का नहीं, साइंस और एसएसटी का सॉल्यूशन हम आप लोग को दे दिए हैं। अभी जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका मैथ्स को लेकर डिस्कशन होगा। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जितना, ऐसा नहीं है कि जितना मॉडल पेपर में दिया हुआ है वही सवाल रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर समझिएगा कि मॉडल पेपर में जिस तरह का सवाल दिया हुआ है आपके फाइनल एग्जाम में ठीक वैसा ही सवाल रहेगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक सवाल में हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे और हर एक सवाल का केवल आंसर नहीं देखेंगे बल्कि उसका हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे कि आखिर ये वाला आंसर इसका क्यों होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी टाइप का अगर सवाल रहेगा तो आप लोग उसको अच्छे से बना पाओगे। पहले देख लीजिए कि आप लोग का क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद जो रांची के द्वारा वार्षिक परीक्षा जो आप लोग का होने वाला है 23-24 में, उसका मॉडल पेपर है। ये क्लास 9 के लिए है, मैथ्स का सब्जेक्ट है। समय 1.5 घंटे का मिलेगा और कुल अंक यानी कुल प्रश्न कितने हैं, 40 का रहेगा। सामान्य निर्देश अगर आप पढ़ेंगे तो देखिएगा आप लोग का कुल मिलाकर 4-5 सामान्य निर्देश दिया गया है कि कुल प्रश्न 40 नंबर के हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर अंकित किया गया है और सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प दिया रहेगा। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, ये गलत है, ये नंबर कटा जाएगा। चलिए, तो इसके पहले सवाल पे तो आप लोग देख चुके होंगे कि इसमें टोटल मिलाकर अगर बात करेंगे तो 40 सवाल हैं। तो चलिए देखिए, इसका पहला सवाल पर आते हैं। तो पहला सवाल को देखिएगा, लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, आपको हम पहले ही बता देते हैं, आप लोग का जब भी एग्जाम देने जाओगे फाइनल में तो आप लोग का पहला या दूसरा सवाल जो है परिमेय या तो अपरिमेय, ये दोनों सवाल से मिलता ही जरूर है। तो आपको पहले यह फॉर्मेट पता होना चाहिए कि सर परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, यानी क्या होता है वो तो आप लोग डेफिनेशन जानते हैं। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे तो समझिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए, हम केवल परि लिख रहे हैं, आप समझिएगा परिमेय संख्या और एक होगा अपरिमेय संख्या। तो पहला पहचान क्या करना होता है कि अगर किसी भी संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं तो वह परिमेय संख्या होती है, और जिसे नहीं लिख पाते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का पहला पहचान क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर होना चाहिए जिसे बट्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर नीचे वाला टर्म यानी q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और अपरिमेय संख्या में क्या होगा कि जिसका नीचे जीरो हो सकता है, यानी कि एग्जाम्पल में देखें 0/, अगर हम 4 लिखते हैं तो यह परिमेय संख्या है, लेकिन अगर हम 4/0 लिखते हैं तो यह अपरिमेय संख्या है। तो पहला आप लोग पहचान कर लोगे आराम से। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे सवाल पे, p/q लिखते हैं यानी कि जीरो अगर ऊपर रहता है तो परिमेय संख्या होगा, नीचे रहता है तो, सॉरी, जीरो अगर ऊपर रहेगा तो परिमेय संख्या होगा, नीचे रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो ये पहला पहचान हुआ। दूसरा पहचान क्या करना है कि अगर कोई भी नंबर रूट में है, किस में है, अगर कोई नंबर रूट में है और रूट से अगर वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, जैसे मान लेते हैं √9 लिखा हुआ है तो √9 जो है रूट से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। सपोज कर लेते हैं √2 है तो ये क्या रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो जो संख्या रूट से निकल जाती है उसे कहते हैं परिमेय संख्या, और जो नहीं निकलता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये दो पहचान क्लियर कर लेंगे। तीसरा पहचान है कि किसी भी नंबर का तुम डिवाइड लगाओ, है ना, कोई भी नंबर ले लीजिए और उसका भागा लगाइए। जैसे हम एक भागा लगाते हैं, 4 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो देखिए 2 पूरा पूरी जो है कट जा रहा है, कट गया। लेकिन कुछ कुछ नंबर ऐसा होता है, जैसे अगर हम बोलें कि सर आप डिवाइड लगाइए 1 है और इसको 3 से डिवाइड लगाइए, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 3 3 जा 9 होगा, फिर 1 आ गया, फिर आप लगाएंगे 3 3 जा 9 होगा। तो आप एक बार देखेंगे तो बार बार 1 आता जाएगा, यानी यह नंबर कभी पूरा नहीं कटेगा। तो जिसका डिवाइड अगर पूरी तरह से लग जाता है वो परिमेय संख्या होगा, जिसका नहीं लगता है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो आप लोगों को 3 पहचान बताया गया, हमेशा काम आएगा, जरूरी नहीं कि यही वाला सवाल के लिए आगे भी काम आएगा। तो पहला पहचान क्या बताएं, देखिए ऊपर 0 रहेगा तो परिमेय, नीचे 0 रहेगा तो अपरिमेय। किसी का डिवाइड लगाते हो अगर पूरा कट जाता है परिमेय, नहीं कटता है तो अपरिमेय। कोई नंबर है जो रूट से निकल जाता है तो परिमेय, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। तीसरा चीज याद रखिएगा,
पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसका डिवाइड लगाएंगे तो ये पूरा कटता नहीं है, यानी कि 22/7 या पाई, अगर ये दोनों चीजें रहती है तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं सवाल पर। जो सवाल दिया हुआ है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा अगर आप पूरा डिटेल समझना चाहते हैं तो। क्या निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है? तो जरा देखिएगा, अगर 9 की बात करते हैं तो 9 रूट से निकल जाएगा, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे 225 से इसको भी निकालेंगे तो 15 से निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये दोनों नंबर पर। तो पाई अभी क्या बताएं कि पाई जो है अपरिमेय संख्या, और इसका देखिए 0.3333 के बाद देखिए डैश 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 भी दिया हुआ है, यानी पॉइंट भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी इसमें क्या है कि ए नंबर और डी नंबर परिमेय संख्या है, जो कि बी और सी जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोगों के लिए चूज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो है वो बी और सी दोनों हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से संख्या ए और बी के बीच में क्या है, मैंने औसत निकालने बोला है। मान लेते हैं कोई नंबर दिया है 3 और 4, और बोलेगा कि इसका बीच का नंबर बताइए। तो बीच का नंबर निकालने के लिए हम लोग उसका औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकलता है कि जिस भी संख्या के बारे में बोला जाएगा उसको प्लस कर दिया जाता है, उसको हमेशा 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारे पास पहला नंबर दिया हुआ है ए, दूसरा नंबर दिया हुआ है बी, यानी ए और बी को प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आशा है समझ में आ रहा होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है √7 माइनस √5 और √7 प्लस √5। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लोग को शायद पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर उतना फॉर्मूला समझ में नहीं आता तो जरा देखिएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए और दोनों टर्म एक जैसा होना चाहिए, है ना। क्या बोले, ये दोनों टर्म जो है वो एक जैसा होना चाहिए, बस साइन का फर्क है। क्या फर्क है इसमें, देखिए √7 माइनस √5 है, और यहाँ √7 है प्लस √5 है, यानी √7 यहाँ भी, √7 यहाँ भी, √5 यहाँ भी, √5 यहाँ भी, एक प्लस और एक माइनस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप लोग को देखना है कि ये फर्स्ट वाला नंबर, और फर्स्ट सबसे इजी फॉर्मेट में समझिएगा कि अगर फर्स्ट वाला नंबर और फर्स्ट वाला नंबर एक जैसा रहता है, और सेकंड नंबर और सेकंड नंबर एक जैसा रहेगा, और कोई भी एक प्लस कोई भी एक माइनस रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर, और हमेशा माइनस किया जाता है, और उसके बाद सेकंड वाले का स्क्वायर कर देंगे तो √5 का स्क्वायर। और आपको मालूम होना चाहिए इसका √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस करेंगे तो हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका ऑप्शन जो है डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पेन से दिख जाएगा, ब्लैक पेन से ब्लैक टाइप पे हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आशा है क्वेश्चन नंबर 3 तक दिक्कत नहीं होगा। 4 पे आते हैं। लिखा है कि 125 के माथे पे 2/3 है, तो ये किसके बराबर होगा। तो जब पहले देखिए क्या करना है कि 125 का एलसीएम लीजिए आप साइड में। तो 125 का हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, कितना से लग जाएगा, 5 से लगाते हैं। 5 दूनी हो जाएगा 10, 5 पचे हो जाएगा 25, और वापस लगाएंगे तो 5 पचे हो जाएगा 25, यानी कि जो 125 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 के माथे पे 3, और इसके हॉल में दिया हुआ है पावर 2/3। तो देखिए आप लोग घात और घातांक के चैप्टर में पढ़े होंगे, चैप्टर का नाम पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या बताया गया था, पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर दोनों गुना हो जाता है, गुना होने पर ये और ये कट जाएगा, यानी 5 के माथे में 2 होगा। 5 के माथे में 2 का मतलब कितना, 25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन को देखते हुए आपको काम करना है। तो याद रखना है कि कौन बहुपद होगा कौन बहुपद नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि एक्स वाई जो टर्म दिया रहेगा, चर जो पद होगा, अगर वह रूट में है, रूट नहीं बट्टा में है, तो वो बहुपद नहीं होगा। बट्टा का मतलब है नीचे होना चाहिए डिवाइड में। तो इसमें देखिए कि एक्स वाई जो है सीधा टर्म में है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन देखिए यहाँ पे 5/y है, यानी कि y नीचे है, यानी ये जो नंबर है ये आपका बहुपद नहीं होगा। सिंपल शब्दों में ध्यान रखिएगा कि y या x अगर बट्टा में रहता है तो वो बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है
कि बहुपद 5x प्लस 3 का शून्यक निकालें। तो शून्यक का मतलब होता है कि इस फॉर्मूला में यानी जो वैल्यू दिया हुआ है, जो बहुपद दिया हुआ है, इसमें x का एक ऐसा वैल्यू बैठाना है जो इसको पूरा जीरो कर देगा, जीरो यानी शून्य कर देगा। तो शून्य निकालने में क्या किया जाता है कि इसी वाला नंबर को हम लोग को लिख दिया जाता है, यानी कि 5x प्लस 3 लिखना है और शून्यक निकालने बोलेगा तो इसी को जीरो से इक्वेट कर देना है और यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस और इधर 5 इधर इंटू में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, यानी x का वैल्यू -3/5। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। लिखा है कि px जो है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 है, तो p माइनस x का वैल्यू कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो x दिया हुआ है उस x की जगह पे आपको -1 रखना है। अगर आप -1 रखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए देखिए रखते हैं, एक करके रखते हैं। x का वैल्यू -1 रखना है, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही निकलेगा, बीच में है प्लस। आगे x है, x जहाँ पे रखना है -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस खत्म हो जाता है, बीच में है प्लस। फिर x का वैल्यू रखना है -1, दो ब्रैकेट देते हैं, प्लस में एक साथ नहीं होगा, फिर उसके बाद ये +1। क्या किया हुआ है देखिए, x का वैल्यू दिया हुआ था -1 तो -1 रख दिया, -1 का क्यूब करेंगे -1 ही आएगा। x है तो x यहाँ पे रख दिए -1, उसका स्क्वायर किया तो 1, यहाँ पे प्लस, फिर x का वैल्यू -1 यहाँ पे 0 कर दिया, इक्वेट करेंगे तो ये -1 + 1 माइनस प्लस -1 + 1 माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, यानी कितना आंसर आया 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं अब आके, क्वेश्चन नंबर है 8 पे। देखिए पूछा है कि बहुपद जो दिया हुआ x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड क्या करना है कि बीच वाला टर्म को तोड़ना है। देखिए यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि x² प्लस 5x प्लस 6 है ना, और इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब होता है कि इस बीच वाला टर्म को, जो बीच में टर्म दिया हुआ है ना, इस टर्म को आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इस बीच वाला पद को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है और इस तरह से करना है कि इसका जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे तोड़ते हैं वो देखिएगा। x² रहने दिए, ये जो 5x है इसको दो टर्म में हम तोड़ रहे हैं, 2x प्लस 3x। किस में तोड़ रहे हैं, 2x प्लस 3x, और पहले से दिया हुआ है आपका 6। ये कैसे तोड़ें, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो एक बना देंगे। अदरवाइज आप लोग को एक जल्दी से ग्रुप मिलेगा हमारे एजुकेशन की तरफ से, तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर लेंगे और उसमें से आपका लिंक जो हम भेज देंगे, उसमें आपको कोई भी सवाल रहेगा तो आप लोग भेज सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या 5x को किस में तोड़े, 2x प्लस 5x। क्या फायदा हुआ इसमें कि दोनों को जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका मल्टीप्लाई आएगा। नियम यही तो बताता है। चलिए फर्स्ट स्टार्टिंग वाला में कॉमन निकालिएगा, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालते हैं, किसका किसका, इन दोनों का कॉमन निकालना है, इन दोनों का कॉमन निकालना है। यहाँ पे 6 छूट गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 2, और उसके बाद अगर यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 3 कॉमन निकल जाएगा दोनों जगह से, तो x प्लस 2। अब इतना करने के बाद देखिएगा दोनों ब्रैकेट वाला हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा तो आप सही बनाया जा रहा है, नहीं तो गलत होगा कहीं ना कहीं। तो दोनों ब्रैकेट वाला जो आया हुआ है x प्लस 2 और एक आया हुआ है आपका x प्लस 3, तो देखिए दो इक्वेशन आपका बन गया ना, x प्लस 2 x प्लस 3। देखिए कहीं ना कहीं आपका होगा आंसर में x प्लस 2 x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आशा है समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। y अक्ष का स्थित किसी बिंदु पर निर्देशांक क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर x अक्ष बोलता है तो y का वैल्यू हो जाएगा 0, और अगर y अक्ष बोलेगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी अपोजिट। x अक्ष बोलेगा तो y का वैल्यू 0 और y अक्ष बोलेगा तो x का वैल्यू 0। ठीक है ना। तो चलो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा बोला है, y अक्ष है
तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो देखिए x का वैल्यू देखिए इसमें फर्स्ट वाला x का जगह होता है, सेकंड वाला y का जगह होता है। आप लोगों को तो मालूम होगा ये चीजें। कोई भी अगर निर्देशांक का पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं दिया हुआ है 3 और 4, तो इसका जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो x होता है, सेकंड नंबर y होता है। तो देखिए बताइएगा x अक्ष में है यानी कि y का वैल्यू 0 होना चाहिए। देखिए y का वैल्यू y अक्ष है तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू होना चाहिए, ऑप्शन में बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बात समझिएगा कि अगर कोई भी ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 3 4 अभी पॉइंट लिए थे ना, तो देखिए इसमें x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू कितना 4, तो x के वैल्यू को ही कहा जाता है भुज। क्या कहते हैं? भुज। और y के वैल्यू कहा जाता है कोटि। तो कभी कभी कोटि और भुज से पूछता है, x का वैल्यू y का वैल्यू नहीं पूछता है, भुज और कोटि पूछता है। जैसे अगला सवाल में देखिएगा दिया हुआ है बिंदु 37 में कोटि बताइए। देखिए भुज नहीं पूछा, भुज पूछता तो 3 हो जाता, कोटि पूछा यानी 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को देखते हुए आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी का वैल्यू में से आपको a b और c निकालना है। तो एकदम आसान है, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें बस आपको देखना है, बस इक्वेशन वाला देखिएगा। और इस इक्वेशन वाला में कुछ कुछ चीजें मेन बातें हैं जिसको ध्यान रखना है। x के साथ जो होगा वो कहलाएगा a, y के साथ जो होगा वो कहलाएगा b, और जो अकेला होगा वो कहलाएगा c। ठीक है, और याद रखिएगा आपको इसको इधर पे बदल देना है। देखिए कैसे, मेरे पास दिया हुआ है आपका 3x माइनस 2y और 5 इधर, इसको इधर ले आना यानी कि -5 इक्वल टू 0। अभी आपको बताए थे कि आपको क्या करना है, x के साथ जो नंबर होगा उसे हम लोग बोलेंगे a, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -5। तो आप देखिए abc का वैल्यू कहीं ना कहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 3 -2 -5। आगे बढ़ते हैं। यदि x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और y का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो क्या रहा इस समीकरण में से k का वैल्यू बताइए। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, आपको क्या करना है x की जगह पे 2 बैठाना है, y की जगह पे 3 बैठाना है, इसमें इस इक्वेशन में बैठाइए। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो देखिए क्या करना है, इसमें देखिएगा जूम कर दिए हैं, तो 2x यानी x का वैल्यू कितना बैठाना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है x का वैल्यू आपको 2 बैठाना है, तो 2 गुना 2 4 प्लस और इस जगह पे 3 बैठाना है, 3 3 9, 9 और 4 13, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिएगा। चलिए देखिएगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में, लिखा है रैखिक समीकरण ये जो दिया हुआ है 3x माइनस 2y इक्वल टू 0 का हल किस तरह का होगा। तो हल का मतलब क्या है, देखिए इसमें उल्टा करना। अभी जो हम लोग 12 में पढ़े हैं कि एक्स वाई दिया हुआ था, बैठाए तो सोल्यूशन किए थे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है, किसको बैठाने से 0 आना चाहिए, एक करके रखिएगा। x का वैल्यू 3 रखिए, तो 3 गुना 3 हो गया 9, और 2 बैठाना है 2 गुना 4, यानी अगर आप देखोगे 2 गुना 4 यानी कि 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो 0 तो आना पॉसिबल नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। इसमें बात करते हैं तो x का वैल्यू बैठाइए, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 यानी कि 9, और ये माइनस में है तो +4 हो जाएगा, 9 और 4 13, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं तो इसको 2 बैठाते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 3 6, 6 6 में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या करना है कि x और y का वैल्यू से बैठाना है, किसमें से 0 आना चाहिए, तो आपको ऑप्शन नंबर सी से 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, वह कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है क्या कहलाता है, प्रमेय कहलाता है, जिसे प्रूफ कर सकते हैं उसे प्रमेय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए आपके पास दो भिन्न भिन्न बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ दिया हुआ है, एक बिंदु यहाँ दिया हुआ है। अब इससे एक लाइन खींचेंगे तो के वो लाइन खींचा रहा है, देखिए एक ही लाइन खींचा रहा है, यानी कि एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। बोल रहा है कि 80 का पूरक कोण कितना होगा। याद रखिएगा कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और संपूरक का क्या होगा 180 डिग्री। यानी कि अगर पूरक निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा, अगर पूरक निकालने बोलता है तो दिया हुए कोण को आपको क्या करना है कि 90 से घटाना है, किससे 90 से,
और अगर संपूरक बोलेगा तो 180 से। तो देखिए 80 डिग्री दिया हुआ है, इसमें कितना से माइनस करना है। सबसे इजी फॉर्मेट में क्या होता है कि पूरक को निकालना, इसका मेन मीनिंग ये होता है कि पूरक बोलेगा यानी कि इस कोण में कितना ऐड किया जाए कि 90 डिग्री आ जाए। तो आपको क्या करना है कि पूरक पूछेगा तो दिए हुए कोण को 90 से माइनस करना है, और अगर संपूरक पूछेगा दिए हुए कोण को 180 से माइनस करना है, तो 90 से माइनस करेंगे कितना जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए आकृति में एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए ए और बी का अनुपात 2:3 है, तो सी का क्या होगा। ये आपके सीधा सीधे एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है। डायग्राम पढ़िएगा, डायग्राम देखिए क्या दिया हुआ है। ए का दिया हुआ है 2 अनुपात है और ये दिया हुआ है 3 अनुपात है, और आपसे पूछा है कि सी का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, 2 और 3 के अनुपात रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, निकाला हुआ तो मेरे पास है नहीं, चल निकालते हैं। रेशियो को हम मान लेते हैं कि x है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 3x, 2 और 3 जोड़ने पर हो जाएगा आपका 5x, है ना। और ये 5x से ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, 90 है, 90 इधर 90 इधर, तो ये 90 कर देंगे। यानी x का वैल्यू निकालेंगे तो 90 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहां से ये आपका कौन सा निकला, ये x का वैल्यू निकला जो हम लोग रेशियो माने हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। हम इसको हिंट कर देंगे, आप लोग इसको बना लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा बनेगा इसका सॉल्यूशन। क्या करना है कि आपको क्या मानना है कि रेशियो में दिया है ना, तो इसका रेशियो को आप x मान लीजिए, दोनों का रेशियो को x मान लिए, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों को सम कर देंगे तो 3 और 2 हो गया 5, 90 से मेजरमेंट होगा क्योंकि 90 भी दिया हुआ है। यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, तो ये आपका x का वैल्यू निकला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको 2x और 3x दोनों निकालना पड़ेगा, तो 3x और ये 6। चलिए ठीक है, हम इसको बनाते हुए चलते हैं, देख लीजिएगा, इसको हम बना देते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। थोड़ा सा लंबा बन रहा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन मेरे पास किया हुआ नहीं है, इस वजह से। जैसे कि अभी क्या क्या बताएं कि रेशियो में दिया हुआ है, इसको फिर से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको रेशियो को मान लेना है x, तो हम मान लिए कि रेशियो मेरे पास कितना है, x का रेशियो है, और आपको a और b का रेशियो दिया हुआ है। a का रेशियो देखिए दिया कितना है 2 दिया है, b का रेशियो कितना दिया हुआ है जो कि 3 का दिया है, यानी कि इसमें 2x और ये जोड़ देंगे आपका 3x, तो हो जाएगा आपका टोटल 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू 90 डिग्री, और x इक्वल टू करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आ जाएगा 18 डिग्री। ये आपका 18 डिग्री जो रेशियो माने थे वो वाला आया हुआ है, और आपसे पूछा गया c कितना होगा। तो देखिए आपको a से मतलब नहीं है, c से। देखिए डायग्राम को देखिएगा, ये सीधा लाइन है और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो जरा देखिए यहाँ पे ऐड करेंगे तो b प्लस c करने पर मेरे पास 180 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि x का वैल्यू आया था, ये b कितना है, देखिए b कितना दिया हुआ है 3x, यानी कि 3 गुना x, और x का वैल्यू 18, तो 18 गुना 3 कर देंगे तो हो गया आपका 54 डिग्री, यानी b का वैल्यू कितना है 54 है। तो यानी पे हो जाएगा आपका 54 प्लस c बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ c निकालेंगे तो 180 में 54 माइनस कर देंगे, यानी 180 माइनस कर देंगे 54, यानी 126 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, इस आकृति को देखिए और आकृति में बोला है ये 110 डिग्री है और ये 113 डिग्री है, तो आपसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। आप लोग का ये एनसीईआरटी बुक का डिटेल एकदम छाप दिया गया सवाल है, और इसका आंसर 60 डिग्री का आएगा, पूरी तरह से फिक्स लीजिए। क्या करना है आप जरा देखिए, ये वाला और ये वाला और ये वाला लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन में है, ठीक है। जब ये पैरेलल लाइन पर है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ने पर आएगा 180 डिग्री में से। आप इसको सॉल्यूशन छोड़ दीजिए, इसका आंसर जो है आपका 60 ही आएगा। आप इसको कंफर्म रखिएगा, एनसीईआरटी बुक का पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम सेपरेट वीडियो बनाकर इसको समझा देंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है।
तो देखिए एस ए एस होता है, ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होती है, सबका सब है। अब पूछा गया नहीं होता है, तो क्वेश्चन ही गलत छापा है। आगे बढ़ते हैं। 20 बोला है कि ए बी सी में यदि ए बी और ए सी बराबर है और बी जो है 70 डिग्री है तो ए का मान कितना होगा। तो पहले एक डायग्राम बनाइए। क्या क्या बनाना है, पहले एक त्रिभुज बनाइए और इसका नाम दीजिएगा ए बी सी। हम मान लेते हैं इसमें ए और ये बी और ये सी है, और इसमें क्या बोला है कि ए बी, ये जो ए बी है वो बराबर है ए सी का, है ना। ए बी बराबर ए सी है और बी का दिया हुआ है 70 डिग्री। तो तुमसे पूछा गया है कि ए का वैल्यू कितना होगा। तो जरा देखिएगा, अगर कोई भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि b अगर आपका 70 है तो c भी 70 होगा, यानी b प्लस सी प्लस ए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a का वैल्यू प्लस b का वैल्यू प्लस c का वैल्यू, तो ये भी 70 ये भी 70 होगा। 70 70 कितना 140, और बराबर कर देंगे 180 से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 ही आता है। यानी a निकालेंगे तो 180 में से 140 घट जाएगा तो आएगा 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 21 पर। एक चतुर्भुज के कोण दिए हुए हैं 2:3:5:8। तो क्या रहा, इस चतुर्भुज में सबसे बड़ा कोण का वैल्यू निकालिए। देखिए एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें रेशियो दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आपका 2 रेशियो, फिर 3 रेशियो है, 5 है और 8 है। तो आप लोग को मालूम होगा रेशियो को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, x सपोज कर लेते हैं। चलिए इसको x सपोज करके बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, शॉर्ट में चलेंगे, देखिएगा रेशियो सपोज कर लेते हैं कि x है, तो सभी को जोड़ने पर या चतुर्भुज के सभी कोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आता है। तो जरा जोड़िएगा, इसमें कौन कौन से रेशियो दिया हुआ है, रेशियो हम लोग x माने हैं, और इसमें देखिए 2 3 5 और 8, इसमें सबसे बड़ा कौन है 8 रेशियो है। तो इसमें क्या करना है कि सबको पहले प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद रेशियो मानना है। तो ये 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x, तो 3 और 2 हो गया 5, 5 5 होगा 10, 10 10 और 8 18, यानी कि 18x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री का। यानी x यहाँ पे निकलेगा तो 360 डिग्री बट्टा 18, 18 का 18, 18 तो नहीं 36, यानी कि 20 डिग्री आ रहा है। यार आप देखोगे 360 से डिवाइड कर देना 18 को तो 20 डिग्री आ रहा है। तो 20 डिग्री ये जो रेशियो आ रहा है इसमें सबसे बड़ा कौन है 8 है, और रेशियो था 8x, 8x यानी 8 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू है 20, 20 गुना 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 160, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो इसका जो आंसर है ये आपका हो जाएगा समचतुर्भुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, 22 हो गया, 23 पे आते हैं। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। ये सब थ्योरी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी दिया हुआ है 12 और ए ई दिया हुआ है 6। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार देखिए दिया बी सी दिया हुआ है, बी सी कितना है 12, 12 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है देखिए, ये ऊंचाई दिया हुआ 6, तो आपको मालूम है 12 छक्के 72, ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार का है, समांतर चतुर्भुज में स्थित है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए सबसे इजी एकदम आसान सवाल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे बनाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, है ना।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही होता है। दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये नीचे से गुना ऊपर चला जाएगा, यानी 12 का 12, 12 दूनी 24। अब क्या बचा, आधार गुना ऊंचाई बराबर 24, यही ना हुआ। और आपको मालूम है आधार गुना ऊंचाई किसका फॉर्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का होता है। तो आधार गुना ऊंचाई आया 24 सेंटीमीटर, और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला ही होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी कितना आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 26 में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, तो व्यास होता है। देखिए एक वृत्त है, सबसे बड़ी जीवा ये वाला कहलाता है, और इसी को कहते हैं व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे आपका, क्वेश्चन नंबर 27 पे, वृत्त की एक जीवा वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा। तो देखिएगा एक वृत्त है और इसकी जो ये जीवा है त्रिज्या के बराबर है, मान लेते ये सेंटर है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, मान लेते इसकी त्रिज्या r है, तो ये r है, दो त्रिज्या ले लिए। अब तो बताइए जीवा है ना, जीवा भी त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा r। तो सारी भुजाएं बराबर है। आपको मालूम है कि अगर त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती है कैसा त्रिभुज होता है बताइए, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। चलिए अब इसका डायग्राम देखिएगा, ये जो आकृति बना हुआ है डायग्राम में नीचे, इसमें पूछा गया है कि बताइए कि ये वाला जो एंगल है, एंगल सी जो बना हुआ वो कितना होगा। याद रखिएगा दो टाइप का सवाल पूछता है, एक एंगल यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ पूछता है, और यहाँ दिया रहेगा तो यहाँ पूछता है। तो आपको क्या करना क्या है, अगर सेंटर में दिया रहेगा तो इसका आधा कर देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर दिया रहा तो इसका डबल कर देंगे यहाँ पे मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में समझिएगा 50 है, 50 का आधा 25 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 50 होता तो इसका डबल करते 100 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पर आइएगा। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया हुआ है 6 और बी ए दिया हुआ है 90 डिग्री, तो इसका संभव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए किसी भी त्रिभुज में संभव कब नहीं होगा, जब इस भुजा से माप यानी दोनों को जोड़ने पर जो भुजा आएगी ये दिए हुए भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो संभव नहीं है, ज्यादा होगा तो संभव होगा। यानी इसमें देखिए आपको पूरा है 6 दिया हुआ है और संभव नहीं होना चाहिए, यानी 6 या 6 से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12, 5 और 13 दिया हुआ है। तो आपको हीरोन का सूत्र पता होगा, आप हीरोन का सूत्र से इसको ए बी और सी लिखिएगा। आपको मालूम होगा हीरोन का सूत्र में ए बी और सी यही होता है ना, ए बी सी। उसके बाद आप एस निकालिएगा, और एस निकालने के बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा। हम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 31 पर। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसकी प्रत्येक भुजा कितना है, √2 तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ है, 2√2 का स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब इसको काट छाट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2√3 तो 2√3 ऑप्शन नंबर सी में है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। एक शंकु के आधार का व्यास, देखिए शंकु का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो क्या रहा है, शंकु का जो है वो आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब जरा देखिएगा पाई का वैल्यू कितना है, 22/7। आपको मालूम होगा 22/7 होता है, शायद पेन से नहीं दिख रहा होगा, हम डार्क पेन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। देखिए क्या पूछा है कि अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो देखिए व्यास बोला है 10 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई है 10.5 है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू हो जाता है आपका 22/7, और आर का वैल्यू है 10.5, यानी कि इसको अगर हम आधा करेंगे तो
10/5.5/2 हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। और इसके बाद दिया हुआ ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि 10। अब इसको काट छाट कीजिएगा और इसका आंसर लाके आप हमको खुद कमेंट कीजिएगा कि सर इसका आंसर कितना होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। 33 देखिएगा कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई कितना है 10, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, शायद आप लोग पढ़े होंगे। फॉर्मूला होता है 2πr/r+h, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा 2 का 2 रख दीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा, और r का वैल्यू अगर देखेंगे तो दिया हुआ है आपका 4, और r का वैल्यू हो जाएगा 4 + 10। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, 4 और 10 हो गया 14, सबका साथ 7 दूनी 14, यानी 2 बार में कट जाएगा। ये टोटल है, टोटल 2 बार में कट जाएगा। 4 दूनी हो गया 8, 8 का 8 16, 16 गुना 22, तो 16 गुना 22, तो 16 गुना 22 आप इसको निकाल लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 352, ऑप्शन नंबर बी। आशा है ये सब सवाल जो है बहुत ज्यादा इजी नहीं है। हम स्क्रीन से इसको हटा देते हैं ताकि अगला सवाल को हम देख सकें, स्पेस नहीं दिया हुआ है रफ करने के लिए। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 पे। 34 में क्या बोला है कि घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यानी घन का आयतन और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बराबर है। तो घन का आयतन क्या होता है, देखिएगा घन का आयतन होता है AQ, ठीक है, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। तो तुमसे पूछा गया है कि बताइए कि इसका घन की भुजा कितनी होगी। तो जरा देखिए यहाँ पे, ये आपका भुजा 2 और भुजा 3 कट जाएगा, मैंने 2 भुजा कट जाएगा, बचेगा a, यानी कि a बराबर 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 6 मात्रक होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं आगे 35 पर। 35 में लिखा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला अगर पढ़े होंगे तो इसमें देखिए पहले लिख लेते हैं, r का वैल्यू है 3.5। देखिए आगे देखिएगा, सॉल्यूशन के लिए कोई जगह नहीं दिया हुआ है, कहाँ पे सॉल्यूशन करें। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 और गोले का बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो गोले का वक्र नहीं होता है और इसका केवल कुल निकलता है, ठीक है। गोले का क्या हो जाएगा, गोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पूरा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr², है ना। तो इसका आप बैठाइएगा 4πr²। तो आपको देखिए यहाँ पे 4 का वैल्यू तो पता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर का वैल्यू 3.5 आप 2 बार बैठाइएगा। इसका सॉल्यूशन करके हमें खुद बताइए कि सर इसमें से कौन सा आंसर हो रहा है। कुछ कुछ सवाल हम इसमें छोड़ रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। बाकी सवाल छूटा नहीं है, नहीं छूटा है। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम सम संख्या पहले ले लेते हैं। तो प्रथम 3 सम संख्या क्या होती है, देखिए सम संख्या पहला 2 होता है, फिर 4 होता है, 6 होता है, 8, तीनों को लेना है। इसको करना है आपको माध्य निकालना। माध्य निकालने के लिए सम करके उतना ही नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो 6 और 4 10, 10 10 11 12, 12/3 कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 37 में, एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में इतना सा रन बनाया है, इतना सारा रन बनाया है ना। और इसमें पूछा गया है खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक पूछा गया। तो देखिए इसमें सब बहुलक क्या होता है, इस आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है। 12 देखेंगे तो 2 बार रिपीट हुआ है, 18 एक ही बार है, 13 एक ही बार है, 5 1 2 3 बार है। सबसे ज्यादा कौन रिपीट किया, 5 किया था, आंसर हो जाएगा 5।
37 का हो जाएगा 5। आगे बढ़ते, इस आंकड़े का माध्य निकालना है। तो आप लोग को मालूम होगा कि माध्य निकालने क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो देखिए पहले से इंक्रीज नहीं है, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। तो क्या हो जाएगा, 2 होगा पहले, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 2 के बाद हो गया 5, 5 के बाद हो जाएगा आपका 7, 7 के बाद हो जाएगा आपका 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 8 के बाद हो जाएगा 9, 9 के बाद 10 नहीं है 11, और 11 के बाद हो जाएगा 13। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो जरा गिनते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला दीजिए, और इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद इसके सेंटर में देखिए कौन सा नंबर है, सेंटर में कौन है, 8 है, तो 8 हो जाएगा इसका आंसर। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है और चित आया है कितने बार, 600 बार। तो पट आने की प्रायिकता क्या होगा, तो जाहिर सी बात है 1000 बार उछाला है एक सिक्के को, तो 600 बार चित आया, तो कितने बार नहीं आया होगा, 400 बार पट आया होगा, जाहिर सी बात है। और प्रायिकता निकालने बोला, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और टोटल को नीचे। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2/5, आंसर हो जाएगा आपका सी। निश्चित रूप से घटित होने वाली घटना की प्रायिकता, अगर कोई घटना निश्चित रूप से हो रही है तो हो जाएगा 1, अगर घटना हो ही नहीं रही है तो हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका कुल मिलाकर 40 सवाल का डिस्कशन हम लोग अभी किए। अगर किसी भी सवाल को लेकर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ कुछ सवालों को हम छोड़े हैं क्योंकि सॉल्यूशन के लिए जगह नहीं था, तो अगर किसी बच्चा को वो सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रहेगा वो सारा डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें उन सारे सवालों का बेसिक डिस्कशन हम कर दिए हैं जो आपके पॉसिबिलिटीज बनती है एग्जाम में आने के लिए। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।